बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 404 का क्विज नंबर 2 करेंगे और क्विज नंबर 2 की आज आप लोग जब वीडियो देखेंगे ना आप लोगों को पता चलेगा कितने ज़्यादा ट्रिकी MCQs आते हैं आप लोगों के क्विज 2 में। दिमाग एक दफ़ा घूम जाता है बंदे का जब बंदा ये क्विज करने बैठता है तो ठीक है। और मज़े की बात यह है कि इसका आंसर आपको कहीं से मिलता भी नहीं है, ठीक है ना, अगर आप लोग फंस जाए ना साथ। खैर चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जिन लोगों को पेड सर्विसेज चाहिए डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, वो पेड सर्विसेज के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है ग्रुप का, अगर आप लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इन स्काइजोफ्रेनिया द कोर्स ऑफ स्पेसिफायर्स इज ओनली यूज्ड आफ्टर द ड्यूरेशन ऑफ हाउ मेनी मंथ्स। लेकिन इसमें जो कोर्स होता है ना स्पेसिफायर्स का, वो किसी मंथ के बाद में यूज होता है, एक ईयर का बीच में जो है ना वो ड्यूरेशन होता है। तो स्काइजोफ्रेनिया में ये 1 ईयर जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर है। When individuals adds in the mainstream behavior as part of any disorder, it is called delusions। ये इसका करेक्ट आंसर है। जब भी कोई इंडिविजुअल मेन स्ट्रीम के बिहेवियर में दाखिल हो जाता है एज अ पार्ट ऑफ डिसऑर्डर, तो वो उसको हम लोग डेल्यूजन्स कहते हैं। अ चाइल्ड हु नाइदर लिसन्स टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ टीचर, वो बच्चा जो अपने टीचर के इंस्ट्रक्शंस भी नहीं सुनता, उनको फॉलो भी नहीं करता और अपना क्लास वर्क भी नहीं कंप्लीट कर पाता, उसकी कौन सी डिसऑर्डर है, उसको इन अटेंशन, जो कि आप लोगों की ADHD में डिजीज में होती है, ठीक है। तो इन अटेंशन इसका करेक्ट आंसर है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज क्लोजली एसोसिएटेड विद पैनिक डिसऑर्डर। जो एमेगडाला होता है वो क्लोजली एसोसिएटेड होता है पैनिक डिसऑर्डर के साथ। उसमें कोई मसला हो तो पैनिक मतलब क्योंकि आपके फियर को कंट्रोल हमेशा एमेगडाला ही करता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर हाई एंड लो लेवल इज एसोसिएटेड विद मैनिया एंड डिप्रेशन। मैनिया और डिप्रेशन के साथ नोरेपेनेफ्राइन जो है ना ये वाला एसोसिएटेड होता है। अगर इसकी हाई और लो लेवल हो इसका तो डिप्रेशन होने लगता है, ठीक है, और मैनिया होने लगता है। उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स स्काइजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैव। इनकी 9 टाइप्स होती हैं। स्काइजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैव 9 टाइप्स। उसके बाद आगे चलते हैं। प्रोमिनेंट एंड परसिस्टेंट डिस्टर्बेंस इन मूड, एलिवेटेड इरिटेबल मूड, depressive symptoms during or soon after the substance intoxication or withdrawal। यानी कि जब आप कोई मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं, कोई सब्सटेंस यूज कर रहे होते हैं उसके दौरान, या उसका जब खत्म हो जाता है, विदड्रॉवल हो जाता है, तो उसके बाद आपका जो मूड है वो ज्यादा बिगड़ा रहता है। डिप्रेसिव सिम्टम्स होती है, डिप्रेशन होने लगता है। ये कौन सी बीमारी होती है? ये होती है सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है, ये आपने नेम याद कर लेना है। सिम्टम्स ऑफ स्टूपर, catalepsy, waxy flexibility, mutism, negativism, posturing, mannerism, stereotype, agitation, not influenced by external stimuli is the diagnostic criteria of which of the following, that is a catatonia associated with another mental disorder। ये सारे के सारे symptoms इसके अंदर पाए जाते हैं, catatonia associated with another mental disorder के अंदर। The differential diagnosis between schizophrenia and brief psychotic disorder is duration। दोनों में ड्यूरेशन का फर्क होता है स्काइजोफ्रेनिया और ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर। द कंडीशन दैट फीचर्स एक्सट्रीम शिफ्ट्स इन मूड, वो कंडीशन जिसमें आप लोगों के जो मूड है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे शिफ्ट हो जाते हैं। एंड फ्लुएंसी इन एनर्जी एंड एक्टिविटी लेवल्स रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज अ बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। अहमद इज अ 10-year-old बॉय। अहमद 10 साल का बच्चा है। ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज हिज बिलोंगिंग्स, उसको रिलेशनशिप को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना नहीं आता। एंड मैनेजेस हिज क्लास वर्क, और क्लास वर्क को भी मैनेज करना नहीं आता। He also fails to follow the sequence in games and activities। इवन की गेम्स और एक्टिविटीज के अंदर जिस सीक्वेंस को फॉलो करना होता है वो भी नहीं फॉलो कर पाता। तो ये सारी की सारी किस चीज की अलामात हैं? ये है इनअटेंटिव की, ठीक है, जो कि ADHD में होता है। डिप्रेसिव सिम्टम्स एविडेंटली ड्यू टू और द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनदर मेडिकल कंडीशन कैन नॉट एंड नॉट एक्सप्लेन्ड बाय अनदर मेंटल डिसऑर्डर, रेफर टू विच डिसऑर्डर। डिप्रेसिव सिम्टम्स जो होते हैं जो कि किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से होते हैं और कोई दूसरी मेंटल डिसऑर्डर उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती, दैट इज अ डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, ठीक है। ये नाम से ही थोड़ा पता चल जाता है। डिप्रेसिव सिम्टम्स एविडेंटली ड्यू टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनदर मेडिकल कंडीशन, तो ये कौन सी डिसऑर्डर होगी? डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। आगे चलते हैं। इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई प्रोग्नोस्टिक फीचर्स, कैटाटोनिया एंड सेवियरिटी।
However, it can be diagnosed without severity as well. ये होती है हमारी स्काइजोफ्रेनोफॉर्म डिसऑर्डर, स्काइजोफ्रेनोफॉर्म स्काइजोफ्रेनोफॉर्म डिसऑर्डर होती है। उसमें ये वाले सारे फीचर्स जो है ना, आप लोगों ने इसके नेम्स याद कर लेने, ये आपके इसमें आते हैं टेस्ट में। अच्छा, इन अटेंशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन एंड हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी आर द टू मेन सलाइन फीचर्स ऑफ विच डिसऑर्डर। ये ADHD के होते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में होते हैं। इसकी आपकी कोई असाइनमेंट भी आई थी। इन अटेंशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन होती है और हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। कौन सा जो है ना एंग्जाइटी डिसऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? दैट इज अ लॉस ऑफ प्लेयर। क्योंकि अवॉइडेड बिहेवियर भी होता है बंदे का जब एंग्जाइटी डिसऑर्डर होती है, वो अवॉइड करता है दूसरों को। मसल टेंशन भी होती है, मसल पेन शुरू हो जाती है। और एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर थ्रेट, कोई तवक्का होती है कि भी मुस्तकबिल में जरूर कोई ना कोई खतरा है, ठीक है। तो इस तरह का जो है ना वो फीलिंग्स आती हैं। तो लॉस ऑफ प्लेयर जो है ना वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में फॉल नहीं करती। एक्ट ऑफ टेकिंग वंस लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ डिप्रेशन, यानी कि कोई अपनी ही जान लेने की कोशिश करता है डिप्रेशन की वजह से या दूसरे मेंटल इलनेस की वजह से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सुसाइड कहेंगे। ये तो आप लोगों को भी पता है, ठीक है। इनटॉलरेबल मेंटल एंग्विश एंड पेन, जब बिल्कुल एक उसकी मेंटल जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी और जो पेन है वो उसका बिल्कुल इनटॉलरेबल हो जाता है, उसको वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन बिहाइंड द सेपरेशन एंड एंग्जाइटी। सेपरेशन एंड एंग्जाइटी के पीछे मेन रीजन यही होता है लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट अदर, किसी अपने प्यारे को खोया होता है या खोने का डर होता है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर रेफर्स टू द एक्ट्स ऑफ किलिंग oneself most often as a result of depression or other mental illness to deal with intolerable mental anguish, pain and fear। ये पहले भी हो चुका है लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी डिफरेंट है, इसका भी आंसर सुसाइड ही है, ठीक है। उसके बाद इट इज इसेंशियल टू हैव बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव सिम्टम्स फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विच डिसऑर्डर, यानी कि वो कौन सी डिसऑर्डर है जिसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सिम्टम्स होना जरूरी होते हैं। दैट इज स्काइजोफ्रेनिया। स्काइजोफ्रेनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिम्टम्स होते हैं। फॉर एटलीस्ट 2 years देयर हैव बीन न्यूमरस पीरियड्स विद हाइपोमैनिक सिम्टम्स, यानी कि 2 साल से कम 2 साल हो जाएं और हाइपोमैनिक सिम्टम्स जो है वो आप लोगों को देखने को मिले, लेकिन पूरा फुल जो क्राइटेरिया होता है वो ना पूरा हो पा रहा हो, तो ये कौन सी डिसऑर्डर होती है? दैट इज अ साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, ठीक है। साइक्लोथाइमिक जो डिसऑर्डर होती है इसमें ऐसा ही होता है। उसके बाद है सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर predominate but do not meet the full criteria, यानी कि वो सिम्टम्स जो कि स्काइजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम और दूसरे जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनके सिम्टम्स को शो कर रहे होते हैं, लेकिन फुल क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पा रहा होता किसी भी डिसऑर्डर के बारे में, तो इसको हम कौन सी डिसऑर्डर कहते हैं? दैट इज अनस्पेसिफाइड स्काइजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। Who often has difficulty in waiting for the turn and intrude or interrupt others, यानी कि वो कौन सा बिहेवियर, तो कौन से इंडिविजुअल होते हैं उनको अपनी बारी का इंतजार करने में मुश्किल पेश आ रही होती है और दूसरों की बात में मुदाखलत करते, दूसरों की काम में बार बार मुदाखलत करेंगे, इंटरप्ट करेंगे, बात काटेंगे। ये होता है हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिव इंडिविजुअल, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द मैनिक एंड हाइपोमैनिक एपिसोड। इनमें मेन जो डिफरेंस होता है ना वो ड्यूरेशन का होता है। एक का ड्यूरेशन बड़ा होता है, एक का जो है ना वो ड्यूरेशन वो कम होता है। विच डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स लो मूड, लैक ऑफ प्लेजर इन एक्टिविटीज एंड सुसाइडल आइडिएशन, यानी कि वो कौन सी डिसऑर्डर होती है जिसमें आपका मूड खराब होता है, प्लेयर एक्टिविटीज यानी कि वो जो प्लेयर वाली एक्टिविटीज होती है उसमें दिल नहीं लगता, और सुसाइड्स के आइडियाज होते हैं, वो देखिए मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक एटियोलॉजी असर्ट्स दैट बीइंग रिलेटिव्स increases risk and being family member increases prevalence of negative symptoms in which disorder। देखिए यहाँ पे नेगेटिव सिम्टम्स लिखे हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम होते ही स्काइजोफ्रेनिया में है। तो ये स्काइजोफ्रेनिया में होता है जिसमें जेनेटिक एटियोलॉजी ये कहते हैं कि रिलेटिव्स की वजह से स्काइजोफ्रेनिया का जो रिस्क होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है, और इसके जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं वो फैमिली मेंबर्स की वजह से भी इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोमिनेंट एंड परसिस्टेंट डिस्टर्बेंस एंड मूड एलिवेटेड, यानी कि बिल्कुल प्रोमिनेंट डिस्टर्बेंस होती है आपके मूड में, इरिटेबल मूड, आपका मूड खराब होता है, डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं जब ड्यूरिंग और सून आफ्टर सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन और विथड्रॉवल, ये होता है सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड बाइपोलर डिसऑर्डर। आगे चलते हैं। इन ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में सबसे इंपॉर्टेंट स्पेसिफाई करना होता है व्हाट ड्यूरेशन, कि इसका ड्यूरेशन क्या था, ठीक है। ड्यूरेशन आपने जो है ना वो स्पेसिफाई करना होता है।
History, laboratory findings, physical examination refer to depressive symptoms due to substance intoxication in which disorder? ये होता है substance medication induced depressive disorder. ठीक है, आगे चलते हुए the following is not an environmental factor that contributes in depression. कौन सा environmental factor नहीं है जो कि depression में contribute करता है? वो होता है नेगेटिव थिंकिंग, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग कभी भी एनवायरनमेंट की वजह से नहीं होती, इंसान की अपनी गलती होती है कि वो नेगेटिव सोच रखता है। ठीक है, तो दैट इज अ नेगेटिव थिंकिंग। एटलीस्ट वन हाइपोमैनिक एपिसोड एंड वन मेजर डिप्रेसिव एपिसोड क्राइटेरिया शुड बी मीट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर किसी के अंदर एटलीस्ट एक हाइपोमैनिक एपिसोड पाई जाती है और एक मेजर डिप्रेसिव एपिसोड पाई जाती है तो हम लोग कहेंगे कि उस बंदे को बाइपोलर 2 डिसऑर्डर है। ठीक है, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। आगे चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर द इंडिविजुअल कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द रियल एंड इमेजिन्ड एंड प्रीवियसली कॉल्ड पैरानॉइड डिसऑर्डर। वो कौन सी डिसऑर्डर होती है जब इंसान को बिल्कुल रियल और इमेजिन चीज के दरमियान फर्क नहीं नजर आता, और इस डिसऑर्डर को हम लोग पैरानॉइड डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये वाली होती है डिल्यूजन डिसऑर्डर। ठीक है, जिसको पैरानॉइड डिसऑर्डर भी कहा जाता था। How many types of episodes prevail in the bipolar and related disorders? Bipolar related disorders में totally 3 types होती हैं एपिसोड्स की। ठीक है, इसमें होती है मैनिक एपिसोड, उसके बाद हाइपोमैनिक एपिसोड और एक होती है डिप्रेस्ड एपिसोड। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स माइल्ड लेवल रिक्वायर्स एक्सप्लिसिट प्रोटेक्टिव मेजर्स एंड बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। यानी कि वो कौन सी होती है जिसमें माइल्ड लेवल जो होता है उसी में आपको जो है ना वो प्रोडक्टिव मेजर्स करनी पड़ती हैं, बिहेवियर्स को मॉडिफाई करना पड़ता है, एंड सीवियर लेवल रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स। और अगर सीवियर लेवल हो जाए तो आप लोगों को कॉन्टिन्यूअसली उस बंदे का मॉनिटर करना पड़ता है और प्रोटेक्टिव मेजर्स करनी पड़ती हैं। तो ये होता है स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर में। ठीक है, स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर, ये अपने बात याद रखनी है। जब द फॉलोइंग कंटेन्स द मिक्स्ड फीचर्स ऑफ मूड डिसऑर्डर्स एंड स्काइजोफ्रेनिया, जब भी किसी के अंदर मूड डिसऑर्डर और स्काइजोफ्रेनिया के दोनों फीचर्स मिक्स होकर पाए जाए तो हम लोग उसको कहते हैं स्काइजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, स्काइजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल चेंजेस इन ब्रेन काजेस डिप्रेशन। ये होता है रिड्यूस्ड ग्रे मैटर, यानी कि आपके दिमाग के अंदर जो ग्रे मैटर होता है, ग्रे वाटर होता है, अगर वो कम हो जाए तो फिर आपको डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है। Which of the following disorder involves a sudden, rapid, recurrent and non-rhythmic motor movement or vocalization? वो डिसऑर्डर जिसमें बहुत ही मतलब एकदम से और तेज तेज बार बार और बगैर किसी रिदम के यानी कि कोई रिदम में नहीं होती कि वो मोटर मूवमेंट होती है और वोकलाइजेशन यानी कि आवाज में निकलती है, ये होती है टिक डिसऑर्डर होती है। ठीक है, उसके बाद हाउ लॉन्ग सिम्टम्स नीड टू परसिस्ट इन ऑर्डर टू डायग्नोस सेपरेशन एंड एंग्जाइटी इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर सेपरेशन एंड एंग्जाइटी को डायग्नोस करने के लिए ये जरूरी है कि 4 वीक्स तक इंसान के बच्चे के अंदर वो बड़ी जो एंग्जाइटी है वो पाई जाए। ठीक है, तो 4 वीक्स इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूरोट्रांसमीटर्स एसोसिएटेड विद डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि उसका ताल्लुक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के साथ होता है? ये सेरोटोनिन और नोरिपेनेफ्राइन, ये दोनों का ताल्लुक जो है ना वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर से होता है। इन विच ऑफ द मोटर disorders individual finds difficulty in motor movements like dropping things etc which is manifested as clumsiness। वो कौन सा मोटर डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चे को मोटर मूवमेंट्स यानी कि मूव करने में डिफिकल्टी होती है, जैसे चीज गिर जाती है तो मतलब विच इज मैनिफेस्टेड क्लमजीनेस। अच्छा, ये वाली जो डिसऑर्डर होती है ना वो होती है डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। ठीक है, अपने बात याद रखनी है। आगे हम लोग चलते हैं। तो फॉलोइंग एंजाइटी डिसऑर्डर इज मोस्टली फाउंड इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो वो जब रोते हैं जाते हुए तो वो कौन सी एंजाइटी उनके अंदर पाई जाती है? दैट इज अ सेपरेशन एंजाइटी, कि उनको खौफ होता है पेरेंट्स से दूर होने का। In the diagnosis of attention deficit hyperactivity disorder, which one of the following is most important to specify? यानी कि जब आप लोग attention deficit hyperactivity disorder को diagnose कर रहे होते हैं तो आपके लिए important है कि आप specify करें कि वो कहीं combined तो नहीं है, यानी कि या फिर वो combined होगी या सिर्फ inattentive होगी या फिर hyperactive होगी। ठीक है, तो हमने यही specify करना होता है, is it combined, inattentive और hyperactive। आगे which one of the following disorder the selective emphasis on negative events play a key role? ये होता है social anxiety disorder, यानी कि इसमें जो है ना नेगेटिव इवेंट्स के ऊपर ज़्यादा आप लोग जो है ना वो जोर देते हैं, तो दैट इज अ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिसिसिव फैक्टर व्हाइल डायग्नोजिंग द सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर? इसमें होता है फियर ऑफ इवेल्युएशन। बच्चे को खौफ होता है फियर ऑफ इवेल्युएशन का कि कहीं कोई उसको इवेल्युएट ना करे, कोई उसको जज ना करे, लेकिन ये इस चीज को जो है ना डायग्नोस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, अगर चलते द प्रोफेसर गिव्स डिफिकल्ट टेस्ट इन विच टाइप ऑफ एट्रीब्यूशन स्टाइल। अच्छा, इसमें
प्रोफेसर, ये आप लोगों की जो टेबल बना हुआ है बुक में, एक आप लोगों की जो लेसन के अंदर आपने वो याद कर लेना है। तो जिस बॉक्स के अंदर प्रोफेसर गिव्स डिफिकल्ट टेस्ट लिखा हुआ है ना, वो है स्पेसिफिक है, एक्सटर्नल है और स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते बच्चों, द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिस्टमैटिक डिल्यूजन्स बट वेल ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, ग्रूमिंग एंड फंक्शनिंग। यानी कि वो कौन सी डिसऑर्डर है जिसमें सिस्टमैटिक यानी कि डिल्यूजन्स होती हैं, यानी कि इल्यूजन मतलब इमेजिनेशन में खो जाना, लेकिन उसमें ये होता है कि इंसान का बिहेवियर भी वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है, ग्रूमिंग भी ठीक होती है, फंक्शनिंग भी ठीक होती है। तो ये वाली जो डिसऑर्डर होती है ये होती है डेल्यूजनल डिसऑर्डर, ठीक है, डिल्यूजनल डिसऑर्डर। आगे चलते हैं, which disorder involves abnormally and persistently elevated, expansive or irritable mood and abnormally increased goal-directed activity or energy from 4 consecutive days। ठीक है, 4 दिन से जो ये वाली कंडीशन इस तरह की होती है तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपोमैनिक एपिसोड ऑफ बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ठीक है। उसके बाद ऑफन गेटिंग फेल टू गिव क्लोज अटेंशन टू डिटेल्स, यानी कि कोई जो है ना वो डिटेल्स को अटेंशन नहीं दे पाता, और मेकिंग केयरलेस मिस्टेक्स इन स्कूल, और स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा लापरवाही की वजह से मिस्टेक्स करता है एट वर्क और ड्यूरिंग एक्टिविटीज। ये कौन से सिम्टम्स होते हैं, ये इन अटेंशन के सिम्टम होते हैं। आइडेंटिफाई वन ऑफ द सिग्निफिकेंट स्पेसिफायर ऑफ द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट स्पेसिफायर यही होता है कि कंबाइंड प्रेजेंटेशन है, इन अटेंटिव प्रेजेंटेशन है या हाइपर एक्टिव प्रेजेंटेशन है, ठीक है। उसके बाद परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, आल्सो कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर को आप लोग डिस्थेमिया भी कहते हैं, ठीक है, डिस्थेमिया। उसके बाद है हाउ मेनी टाइप्स मोटर डिसऑर्डर्स हैव। मोटर डिसऑर्डर्स की कुल 3 टाइप्स हैं जो कि आपके हैंड आउट में मेंशन है, ठीक है। उसके बाद a patient has catatonic position but has enough flexibility that allows you to move the body but again sustain the typical position, यानी कि एक पेशेंट है उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपनी बॉडी को मूव करता है लेकिन वो फौरन से दोबारा से अपनी बॉडी को पुरानी जगह पे लेके आ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर्स आर एसोसिएटेड विद डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के साथ सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्राइन जो है ये वाले जुड़े हुए होते हैं। ऑफन गेटिंग फेल टू गिव क्लोज अटेंशन टू डिटेल्स, ये हमारा पहले हो चुका है, इन अटेंशन होती है। आगे चलते हैं, अलीना इज फ्लुएंट इन इंग्लिश। अलीना को जो है ना वो इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से बोल लेती है लेकिन हैज अ हाई कमांड ऑन फिजिक्स, और फिजिक्स के ऊपर भी उसकी कमांड बिल्कुल ठीक है, बट शी इज नॉट स्पीकिंग इन फिजिक्स। लेकिन वो तकरीबन कोई आखिरी 5 हफ्तों से फॉर लास्ट 5 वीक्स 5 हफ्तों से फिजिक्स की क्लास में बोली नहीं है। तो ये जो होता है ना, बच्चे किसी स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन के अंदर बोलना ही बंद कर देते हैं, तो वो वाली जो डिसऑर्डर होती है वो होती है सिलेक्टिव म्यूटिज्म, ठीक है। और वो सिलेक्टिव इसलिए कहते हैं, वो सिलेक्टिवली किसी न किसी एक अटेंशन, किसी न किसी एक सेटिंग के अंदर ही वो जो है ना वो सिलेक्टिव उसको करके, जैसे यहाँ पे उसने फिजिक्स की क्लास को सिलेक्ट किया हुआ है और खुद को म्यूट कर लेते हैं, तो सिलेक्टिव म्यूटिज्म है, ठीक है। उसके बाद है अशफाक 48 years old showed depressed mood for at least 2 years and उमर 11 years old showed irritable mood for 1 year। तो ये कौन सी डिसऑर्डर है? देखें, ये होती है परसिस्टेंस डिप्रेसिव डिसऑर्डर, यानी कि अगर कोई एडल्ट बंदा होता है ना उसके अंदर डिप्रेस मूड 2 सालों से पाया जाता है, लेकिन अगर कोई टीनेजर है उसके अंदर जो ये खराब मूड होना ये अगर 1 साल से पाया जाता है तो वो होती है परसिस्टेंस डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। Which severity level of attention deficit hyperactivity disorder does not impact the academic performance? कौन सा severity level होता है जो कि आपकी academic performance को impact नहीं करता? इसको हम लोग करेंगे unspecified, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे लगता भी है कि माइल्ड होगा, बट माइल्ड नहीं होता, अनस्पेसिफाइड होता है जिसमें आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बच्चे की बिल्कुल ठीक होती है लेकिन फिर भी उसके अंदर कहीं ना कहीं ADHD पाया जाता है, ठीक है। तो दैट इज अनस्पेसिफाइड, कि आपको सही पता नहीं चल रहा होता। Delusions developed during or soon after substance intoxication or withdrawal or after exposure to a medication is one of the diagnostic criteria of substance medication induced psychotic disorder। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये हमारा हो गया आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। सॉरी, हमारे आज के MCQs। शॉर्ट लेक्चर्स के लिए भी आप हमारे चैनल के शॉर्ट लेक्चर्स भी हम लोग ले सकते हैं। आप लोग बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके भी लेक्चर्स अपलोडेड हैं इंशाल्लाह। बाकी कोई जैसे जैसे आप लोगों की एक्टिविटीज आती जाएंगी तो आपको क्विजेस प्रोवाइड और ज़्यादा किए जाएंगे। ये आप लोग वीडियो देखें। जिन लोगों को मुश्किल होती है तो पेड सर्विसेज के लिए भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मौजूद है। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों की मदद फरमाएं। मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।